नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में शांति की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है। मिस्र में हमास और इजरायल के बीच चल रही बातचीत में हल निकलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हमास सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके फॉर्मूले पर जल्दी से जल्दी समझौता हो। नेतन्याहू जंग रोकना नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप को नाराज करने की ताकत उनके पास नहीं है। इजरायल की जनता भी अपने राष्ट्रपति की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति पर ज्यादा भरोसा कर रही है। तो क्या इजरायल हमास के बीच शांति समझौता जल्दी होने वाला है? क्या हमास ट्रंप की सभी शर्तें मानने को तैयार हो गया है? और इसके लिए हमास की तरफ से क्या शर्त रखी गई है? इन सभी सवालों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ 10 देशों का बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान में नहीं चलेगी मनमानी। बरगाम एयरबेस पर अमेरिका के कब्जे के प्लान का किया विरोध। युद्ध में रूस के आगे कमजोर पड़ रहा यूक्रेन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, इस साल 5000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा चुकी रूसी सेना। यूएन सैंक्शंस के बावजूद ईरान और चीन कर रहे व्यापार। बार्टर सिस्टम के जरिए अमेरिका के साथ खेल करने की तैयारी। जंग के लिए ईरान जुटा रहा हथियार। और चलते चलते में देखेंगे, लंबी क्यों होती है हाथियों की सूंड, उनके इतिहास में छिपा था रहस्य। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ पर जानलेवा हमला। 500 लोगों ने काफिले को घेरा, पत्थर फेंके, गोलियां चलाई, 5 गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, कनाडा यूएस का हो सकता है विलय। कनाडाई पीएम कार्नी ने ट्रंप को बताया स्पेशल राष्ट्रपति। भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का भी दिया क्रेडिट। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ एफआईआर। जेंजी आंदोलन में मौतों का ठहराया जिम्मेदार। न्यायिक जांच आयोग को सौंपा गया केस। सेंट्रल म्यांमार में धार्मिक उत्सव और प्रदर्शन के दौरान लोगों पर पैरामोटर हमला। कम से कम 24 लोगों की गई जान, 47 अन्य घायल। तो हमास और इजरायल के बीच मिस्र के रिजॉर्ट शहर शर्म अल शेख में चल रही बातचीत में पेंच फंस गया है और इसके चलते बंधकों की रिहाई का इंतजार भी बढ़ गया है। दूसरे दिन की बातचीत में रुकावट इजरायल के चलते आ गई, क्योंकि इजरायल का रुख बेहद कड़ा बना हुआ है। इजरायल जिस तरह से इस समझौते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि नेतन्याहू समझौता नहीं चाहते, बल्कि उनका प्लान गजा पर कब्जे का है। वो इस जंग को कुछ दिन और खींचना चाहते हैं, जबकि हमास जंग खत्म करने की बात कर रहा है, पर वो शांति की गारंटी चाहता है। हमास का कहना है कि समझौता हुआ तो इजरायल को युद्ध खत्म करना होगा। इजरायल की सेना को गजा से वापस लौटना होगा। जब तक इजरायली सैनिक गजा में हैं, हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा। हमास के वरिष्ठ अधिकारी फौजी बरहौम ने ट्रंप के फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम गजा से इजरायल की पूर्ण वापसी चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की योजना में इजरायली सैनिकों की वापसी के बारे में कुछ भी साफ नहीं है। ट्रंप की तरफ से तो यह भी कहा गया है कि इजरायली सैनिक धीरे धीरे कर पीछे हटेंगे, लेकिन कब तक वो गजा खाली करेंगे, इसका कोई भी जिक्र समझौते की शर्तों में नहीं है। बस ये कहा गया है कि जब हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा, जिनकी संख्या 48 बताई गई है और इनमें सिर्फ 20 ही जीवित हैं, उन सभी की रिहाई के बाद ही इजरायल की सेना पीछे हटेगी। पर इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं दी गई, जबकि हमास का कहना है कि वो चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई करेगा, लेकिन आखिरी बंधक तब रिहा करेगा जब इजरायल की सेना का अंतिम सैनिक गजा छोड़ देगा। हमास के नेता खलील अल हय्या ने कहा कि हम यहां गंभीर और जिम्मेदार बातचीत के लिए आए हैं, लेकिन इस बात की गारंटी चाहते हैं कि युद्ध दोबारा नहीं हो। हमास के वरिष्ठ अधिकारी फवजी बरहूम ने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहला, युद्ध का अंत। दूसरा, इजरायली सेना की पूरी वापसी। और तीसरा, गजा का पुनर्निर्माण फलस्तीनी प्रशासन के तहत हो। हमास की चिंता यह है कि इजरायल समझौता तो कर लेता है, लेकिन जल्दी ही उसे तोड़ भी देता है। लेकिन यहां इजरायल जंग खत्म करने को ही तैयार नहीं दिख रहा है, इसलिए उसकी तरफ से सख्त शर्तें रखी जा रही हैं। नेतन्याहू ने हमास की सभी मांग ठुकराते हुए कहा है कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता, कोई भी समझौता संभव नहीं है। नेतन्याहू पहले भी ये कह चुके हैं कि वो किसी ना किसी तरह से हमास के हथियार छीन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमास सहित कई फलस्तीनी गुटों ने एक बयान जारी कर कहा है कि किसी को भी फलस्तीनियों के हथियार छीनने का अधिकार नहीं है। हमास की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो जंग समाप्त करने को तैयार है, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे।
दूसरे दिन की बातचीत के बाद कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर, मिस्र और तुर्की की मध्यस्थता में चल रही बातचीत में दोनों ही पक्षों का रुख नरम दिखाई दिया। हम पिछली घटनाओं को याद नहीं करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तीसरे दिन की बातचीत में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी भी शामिल होंगे। उनके अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से भी बात होगी। कतर के प्रधानमंत्री का इस बातचीत में शामिल होना बता रहा है कि तीसरे दिन यानी 8 अक्टूबर को कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। पर एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर समझौता हो भी जाता है तो गजा पर शासन कौन करेगा और इसका पुनर्निर्माण कौन करेगा, क्योंकि यहां जबरदस्त तबाही मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र की क्षति आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा मलबे में बदल चुका है। इस मलबे को हटाने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा, जबकि फलस्तीनी क्षेत्र की भूमि को खेती योग्य बनाने में यह समय 25 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। फिलहाल उम्मीद इस बात की है कि 8 अक्टूबर को हमास और इजरायल के बीच समझौता हो सकता है। बीबीसी की तरफ से भी इसे लेकर कहा गया कि नेतन्याहू को आखिर में वो करना होगा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और ट्रंप की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए 10 देशों के संगठन की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताते हैं तो कभी ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाते हैं, और अब उनकी नजर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर टिक गई है। ट्रंप इस एयरबेस को वापस अमेरिकी कब्जे में लाना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने कहा था कि तालिबान को बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इसे वॉशिंगटन ने ही स्थापित किया था। लेकिन अफगानिस्तान इसके खिलाफ है। वहां के तालिबान शासन ने साफ कह दिया है कि वो इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। ऐसे में इस एयरबेस को लेकर वैश्विक मंच पर चर्चा चल रही है। कई देशों ने ट्रंप के इस रुख को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पहले से ही दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों के चलते एक और जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और अब ट्रंप के फैसले के खिलाफ 10 देशों का संगठन खुलकर सामने आया है। मॉस्को की धरती से चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान समेत 10 प्रभावशाली देशों ने ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की 7वीं बैठक में अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी का विरोध किया गया। इन देशों ने कहा कि हम अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के अमेरिका की कोशिशों के खिलाफ है। अफगान जमीन अब किसी भी विदेशी ताकत का सैन्य अड्डा नहीं बनेगी। अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी विदेशी सैन्य ढांचे की स्थापना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में नहीं है। दरअसल बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह राजधानी काबुल से 60 किलोमीटर उत्तर में सामरिक महत्व वाले परवान प्रांत में स्थित है। इस बेस के जरिए पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सकता है, और इससे कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा लगती है। चीन इसी इलाके में परमाणु बम से जुड़ी गतिविधियां भी करता है, और ट्रंप इस पर भी नजर रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह ट्रंप के फैसले का विरोध हो रहा है, उसे देख अब यह मुश्किल लग रहा है कि वो ऐसा कर पाएंगे। खास बात यह है कि इस मामले में पाकिस्तान और भारत ने भी एक मंच पर आते हुए ट्रंप के फैसले का विरोध किया है, जबकि दोनों देशों के आपसी संबंधों में काफी तल्खियां हैं। यहां तक कि पाकिस्तान को तो इस बात का डर सता रहा है कि भारत के साथ एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में समृद्धि और विकास लाने के तौर तरीकों पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया है। बैठक में भारत की तरफ से कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन करता है, जिससे अफगान जनता का सामाजिक आर्थिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान न सिर्फ अफगान जनता बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति बेहद जटिल है, लेकिन अफगान सरकार स्थिरता की दिशा में काम कर रही है। रूस आतंकवाद, ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अफगानिस्तान को हर संभव सहयोग देगा, ताकि वहां के लोग शांति से जीवन गुजार सके। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या इतने विरोध के बावजूद ट्रंप अपने प्लान पर आगे बढ़ेंगे या अफगानिस्तान में स्थिरता आएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो पूरा यूरोप इस वक्त बेहद डरा हुआ है, क्योंकि रूस के सामने यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है।
यूक्रेन को यूरोप की तरफ से हर तरह की मदद दी जा रही है, फिर भी यूक्रेन रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। रूस की सेना धीरे धीरे कर यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करती चली जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना ने इस साल अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण किया है। ये कितना बड़ा इलाका है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली का क्षेत्रफल 573 वर्ग मील है। यानी दिल्ली जैसे करीब 4 यूक्रेनी शहरों पर रूस ने इसी साल कब्जा कर लिया है। इस जंग में यूक्रेन से रूस ने दोनबास, दनेस्क और सुमी जैसे अहम इलाके छीन लिए हैं। इन इलाकों पर रूसी कंट्रोल की वजह से यूक्रेन का ब्लैक सी से संपर्क बेहद मुश्किल हो चुका है। रूस की कोशिश ब्लैक सी से यूक्रेन को पूरी तरह से काटने की है और इसकी चिंता यूक्रेन के अंदर भी दिख रही है। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक मैप जारी किया जिसमें उन्होंने बताया था कि रूस ने लुहांस्क का 99%, दनेस्क का 76%, ज़ैपोरिज़िया का 73% और खेरसोन का 73% हिस्सा कब्जे में ले लिया है। 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था और तब से क्रीमिया रूसी कब्जे में ही है। ट्रंप भी ज़ेलेंस्की से कह चुके हैं कि यूक्रेन को अब क्रीमिया के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वहीं सैन्य कमांडरों से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी बौखलाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम हर दिन 125 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बना रहे हैं। अब ये जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जल्दी ही यूक्रेन घुटने टेक देगा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की हार अब तय दिख रही है और इसे लेकर यूरोप के अंदर भी डर दिख रहा है। वैसे तो पुतिन साफ कह चुके हैं कि उनका इरादा किसी और देश पर हमले का नहीं है, पर रूस पर अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा और इसी वजह से यूरोप में भी डर दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन और ईरान डील की। तो ये डील तो हुई है, लेकिन बेहद गुप्त रखी गई है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि अमेरिका और यूएन के सख्त प्रतिबंधों का इस डील पर कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि डील अदला बदली के सिद्धांत पर हुई है, यानी सामान के बदले सामान। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इस डील में ईरान से चीन को सस्ते दामों पर तेल मिल रहा है और बदले में चीन भारी मात्रा में हथियार ईरान को भेज रहा है, लेकिन इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन के सरकारी कंपनियां ईरान में सड़क, पुल और दूसरी परियोजनाओं पर भी काम कर रही हैं। पूरा खेल बेहद गुपचुप तरीके से चल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि पिछले साल इसी बार्टर सिस्टम के जरिए लगभग 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए के तेल भुगतान किए गए, जिसका इस्तेमाल ईरान में चीनी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में हुआ। 2 महीने पहले सीबीएस न्यूज की जांच में भी खुलासा हुआ था कि चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से चुपचाप तेल मंगा रहा है। ये ऐसा गुप्त जहाजी बेड़ा होता है जिसमें बताया तो कुछ और जाता है, लेकिन अंदर सामान कुछ और ही भरा होता है। ईरान और इजराइल के बीच जब जंग चल रही थी तो उस समय खबरें सामने आ रही थी कि चीन कार्गो प्लेन तेहरान भेज रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर भी बंद रखे थे, जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ सके। माना जा रहा था कि इसके जरिए चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए थे। चीनी कार्गो विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी गुप्त ऑपरेशन का संकेत माना गया था। चीन ने कभी भी इन खबरों का जवाब नहीं दिया। ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकी तो उसके बाद भी चीन के कई कार्गो प्लेन तेहरान में इसी तरह से उतरे, और अब जिस तरह की बार्टर सिस्टम की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए तैयार करने में चीन गुप्त रूप से मदद दे रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे हाथी के सूंड के पीछे छिपे राज को। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी की सूंड इतनी लंबी क्यों होती है, जबकि किसी और जानवर के पास तो ऐसी नाक नहीं है? और वैज्ञानिकों ने अब इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और जवाब उनके इतिहास में छिपा हुआ है। ये लंबी सूंड विकास क्रम यानी इवोल्यूशन की एक अद्भुत कहानी है, जिसमें लाखों साल लगे। पहले हाथी के पूर्वजों का जबड़ा लंबा होता था, लेकिन समय के साथ जबड़ा छोटा होता गया और उनकी सूंड बढ़ती गई। शोधकर्ताओं ने 2.5 करोड़ से 50 लाख साल पहले के हाथी जैसे जानवरों जैसे कि प्लैटीबेलोडोन इनका अध्ययन किया। ये वो दौर था जब दुनिया में बड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा था और तापमान ठंडा हो रहा था।
इस बदलाव ने इन विशालकाय जानवरों के खाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। जब विशाल घास के मैदान सामने आए तो इन जानवरों ने अपने लंबे जबड़ों और दांतों की जगह अपनी सूंड का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अंग जो पानी पी सकता है, खाना उठा सकता है और सूंघ भी सकता है। लंबी सूंड ने उन्हें नए वातावरण में जीवित रहने में मदद की। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बदलाव उनके वातावरण से सीधा जुड़ा था। और आज जब हम लगातार जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं तो इन प्राचीन अडेप्टेशंस को समझना हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि आज के हाथी बदलते माहौल में खुद को कैसे बचा पाएंगे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।